नमस्कार प्यारे प्यारे बच्चों, हस्तकला टॉपिक का पार्ट 2 लेके आए हैं। कल हमने हस्तकला के बारे में दो चीज़ें पढ़ी थी हस्तकला में, एक तो कशीदा कला और दूसरी हमने पढ़ी थी पोट्री के बारे में। ठीक है, आज हम इसमें हस्तकला पार्ट 2 में इसका एक छोटा सा बिंदु लेके चलेंगे और उस बिंदु का नाम रहेगा उस्ता कला। इसका नाम है उस्ता कला। देखो, पहले इस कला का नाम होता था उष्ट्रा कला, और उष्ट्र शब्द का अर्थ होता है ऊंट, अर्थात ऊंट की खाल पे सोने की डिजाइनिंग करना कहलाया उस्ता कला। धीरे धीरे इसका नाम जो है उस्ता कला हो गया। तो उस्ता कला की डेफिनेशन यहाँ पे बनेगी ऊंट की खाल पर स्वर्ण चित्रांकन। ऊंट की खाल पे स्वर्ण चित्रांकन कहलाएगा उस्ता कला। किस प्रकार से करेंगे भी सर? ऊंट की खाल होती है, उस पे अपने चित्रकारी कैसे कर सकते हैं, सोने का चित्रांकन कैसे करेंगे? तो आप देख लीजिए इधर, जैसे मान लो उदाहरण के लिए अपने पास में ये ऊंट की खाल का एक टुकड़ा है, और ये जो ऊंट की खाल का टुकड़ा है इस पे हम पहले एक डिज़ाइन बनाना है। एक डिज़ाइन बना देंगे, मान लो हमने इस प्रकार से एक डिज़ाइन बना दिया। ये थोड़ा थोड़ा कोई नुकीली चीज़ से इसको बारीकी से इसकी खुदाई करके और फिर अपने ये चित्र बनाएंगे इसके ऊपर। पहले इसकी बारीकी से अपने खुदाई कर देंगे और उसके बाद में इसके अंदर हम क्या करेंगे, कलर नहीं भरना है इसके अंदर। जहाँ हमने खुदाई की है वहाँ पे अंदर वाली साइड हम इसके सोने का एक पतला तार इसकी बाउंड्री में लगा के और गर्म करके उसको सेट कर देंगे। तो इस प्रकार से ऊंट की खाल पे और सोने की जो डिज़ाइनिंग होगी उस डिज़ाइनिंग को हम कहेंगे उस्ता कला। अब ये जो कलाकारी हमने यहाँ पे की है इसी कला का नाम उस्ता कला है। राजा महाराजाओं के जो चित्र है इस प्रकार से बनाए जाते थे, और मुख्य रूप से ये कला हमारे बीकानेर जिले की है। इस प्रकार से उस्ता कला रह जाएगी अपनी। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और है, उस्ता कला और कुप्पी कला दोनों ऊंट की खाल से की जाती है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है वो ध्यान कर लेना। इसमें एक कुप्पी कला की बात आती है। कुप्पी कला में क्या होगा, ऊंट की खाल से एक बड़ा कीपनुमा बर्तन बना लेंगे और उसको ज़मीन में गाड़ देते थे, कहीं रख देते थे, और वो जो ऊंट की खाल का कीपनुमा जो बर्तन है वो घी, तेल आदि जो लिक्विड खाद्य पदार्थ थे उनको रखने के काम आता था। तो कुप्पी कला सामान्य बात है, कुप्पी कला में सोने की डिज़ाइनिंग नहीं होती, लेकिन उस्ता कला में सोने की डिज़ाइनिंग होती है। तो उस्ता कला की परिभाषा होगी यहाँ पे ऊंट की खाल पे सोने का चित्रांकन उस्ता कला कहलाया। ठीक है, अब देखो इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है, इसके इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, और एक छोटी सी बात मैं यहाँ पे नोट में और लिख दूंगा ताकि डाउट ना हो। कुप्पी कला या काप्पी कला कह देते हैं, काप्पी कला या कुप्पी कला। इसमें क्या होगा, खाल तो ऊंट की रहेगी, ऊंट की खाल से कीपनुमा बर्तन बनाना। ऊंट की खाल से कीपनुमा जो बर्तन बनाएंगे, जो घी तेल रखने के काम आता था, वो कुप्पी कला या काप्पी कला हो जाएगी। लेकिन ऊंट की खाल पे यदि सोने की डिजाइनिंग करके कोई चित्र बना दे तब वो उस्ता कला कहलाएगी। दोनों ही कलाएं, कुप्पी कला और उस्ता कला, दोनों ही जो कलाएं हैं वो बीकानेर की प्रसिद्ध है। अब देखिए कहाँ से किस प्रकार से आई। ये जो कला है ये सर्वप्रथम थी पर्शिया की। ये कला भी पर्शिया की थी, पर्शिया बोले तो ईरान। ठीक है, इसके बाद में ये कला आई लाहौर आ गई ये कला, और लाहौर से ये कला आई थी बीकानेर।
लाहौर से ये कला बीकानेर आई, और बीकानेर परीक्षा में पूछा जाता है कि उस्ता कला को बीकानेर लाने का श्रेय किसको जाता है, तो बीकानेर के राजा थे अनूप सिंह। ठीक है, तो इस कला को बीकानेर कौन लाया, राजा अनूप सिंह लाया था। इससे पहले अगर एक चीज़ की बात और करें, बीच में कुप्पी कला की बात करें, तो अनूप सिंह से पहले एक राजा था जिसका नाम था राय सिंह, और राय सिंह के समय तेल के कुप्पे बनते थे, या कुप्पी कला बीकानेर में शुरू हो चुकी थी। ठीक है, इससे पहले कि हम थोड़ी सी बात यहाँ पे कर लेते हैं कि राय सिंह के समय तेल के कुप्पे बनते थे, कुप्पे बनते थे। राय सिंह के टाइम क्या होता था, ऊंट की खाल से तेल के कुप्पे बनाए जाते थे, वो बनते थे। ठीक है, ये पहले शुरू हो गया था तेल के कुप्पों का निर्माण ऊंट की खाल से। लेकिन अगर हमारे से पूछे कि उस्ता कला को बीकानेर विधिवत रूप से कौन लाया, तब हमें बताना होगा कि राजा अनूप सिंह लेके आए थे। तो अनूप सिंह के काल में उस्ता कला यहाँ पे आ गई। अब हम इसके कलाकारों की बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसके कलाकारों की बात करेंगे। ठीक है, सर्वप्रथम जो फेमस कलाकार था उसका नाम था कादर बख्श उस्ता। कादर बख्श उस्ता। ये जो उस्ता कला है, इसके जो कलाकार हैं, ध्यान रखना, इनके जो कलाकार हैं वो उस्ताद कहलाते हैं। इनके कलाकारों को उस्ताद कहा जाता है। और राजस्थान में एक नाटक कला और है जिसका नाम है तमाशा। तमाशे के जो कलाकार होते हैं उनको भी उस्ताद कहते हैं, और उस्ता कला के कलाकारों को भी उस्ताद कहते हैं, और इन सभी के नाम के पीछे उस्ता शब्द का प्रयोग होगा। तो ये कादर बख्श जो है यह प्रथम प्रसिद्ध कलाकार था। प्रथम प्रसिद्ध कलाकार उस्ता कला का कौन हो जाएगा, कादर बख्श उस्ता हो जाएगा। और जो सबसे ज़्यादा फेमस कलाकार था उस्ता कला का, जिसका नाम था हिसामुद्दीन उस्ता। हिसामुद्दीन जी उस्ता इसी कादर बख्श के शिष्य थे। केवल इतना ध्यान कर लेना भी, ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था हिसामुद्दीन, और उसका गुरु कादर बख्श वो सबसे पहला प्रसिद्ध कलाकार था। देखो, प्रसिद्ध का गुरु प्रसिद्ध ही होता है, इसलिए सर्वप्रथम कादर बख्श, उसके बाद में आएगा इलाही बख्श उस्ता। इलाही बख्श उस्ता। ठीक है, ये भी बहुत बढ़िया कलाकार थे उस्ता कला के। इन्होंने देखो क्या काम किया, इन्होंने बीकानेर के राजा गंगा सिंह का आदमकद चित्र बनाया था। आदमकद चित्र बनाया था, तो बहुत बड़ी बात होगी। और ये चित्र इतना फेमस है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में आज भी लगा हुआ है। आदमकद चित्र मतलब ऊंट की खाल के ऊपर गंगा सिंह का उतना बड़ा चित्र बनाना। आदमकद होता क्या है, देखो, जितना कद है उतना बड़ा ही चित्र बनाना आदमकद है। मैं एक चीज आपको यहाँ पे समझाऊंगा। जैसे मैंने इस प्रकार से एक चित्र बना दिया, और मैं ये कहूँ कि किसी महापुरुष का ये चित्र हो जाएगा। ठीक है, मैं आपसे कहूँ कि मान लो ये गांधी जी का चित्र हो जाएगा, लेकिन ये गांधी जी का आदमकद चित्र नहीं होगा, क्योंकि सामान्य सी बात है, इतना बड़ा तो गांधी जी का कान ही था। अब देखो, आदमकद नहीं है ये, क्योंकि इतना बड़ा कद नहीं था, ये तो छोटा सा है। अगर मैं एक ऐसा चित्र बनाऊं, यदि मैं एक ऐसा चित्र बनाऊं, तो ये जो चित्र हो जाएगा, ये इस चूहे का आदमकद चित्र होगा, क्योंकि चूहा जो है वो इतना ही बड़ा होता है। अपवाद स्वरूप कुछ बड़े कुछ छोटे हो सकते हैं, लेकिन ये जो बिल्कुल वैलिड साइज है इसका, ये इतना है। अब ये चित्र आदमकद नहीं हुआ, ये आदमकद है। तो आदमकद का मतलब जितनी उसकी हाइट है उतना बड़ा चित्र बनाना, उतना ही बड़ा कान, उतना बड़ा नाक, उतने बड़े हाथ,
उतना बड़ा सिर, मतलब पूरा एकदम बॉडी स्ट्रक्चर एकदम प्रॉपर होना चाहिए उसका, ठीक है। तो आदम का चित्र गंगा सिंह का किसने बनाया? इलाही बख्श उस्ता ने। और वो जो चित्र है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में लगा हुआ है, ठीक है। इलाही बख्श जी की बात होगी। इसके बाद में हम बात करते हैं सबसे जो फेमस आदमी हुए जिनका नाम था पद्मश्री हिसामुद्दीन उस्ता, पद्मश्री हिसामुद्दीन जी उस्ता। इनके बारे में हम बात करेंगे। पहली बात तो ये सर्वाधिक प्रसिद्ध कलाकार थे, सर्वाधिक प्रसिद्ध कलाकार, सर्वाधिक प्रसिद्ध कलाकार उस्ता कला का कौन हुआ? हिसामुद्दीन जी उस्ता, ठीक है। पूरा नाम है पद्मश्री हिसामुद्दीन उस्ता। कहाँ के थे? ये दुलमेड़ा गांव के थे, और दुलमेड़ा गांव लूणकरणसर तहसील में पड़ता है। लूणकरणसर बीकानेर में है, और लूणकरणसर बीकानेर के ये निवासी थे। याद रखना, लूणकरणसर एक झील भी है, खारे पानी की झील है, ठीक है। और लूणकरणसर को राजस्थान का राजकोट भी कहते हैं, क्योंकि मूंगफली उत्पादन के लिए ये स्थान बड़ा ही प्रसिद्ध माना जाता है। वैसे राजकोट नाम की जगह गुजरात में है, और लूणकरणसर का मूंगफली उत्पादन के कारण हम कंपैरिजन करते हैं गुजरात के राजकोट से। तो राजस्थान का राजकोट है लूणकरणसर, और खारे पानी की झील भी है। और अगर बात करें उत्तरी राजस्थान की एकमात्र खारे पानी की झील, इसको कई बार किताबों में लिखा हुआ मिलता है, क्योंकि इससे उत्तर में कोई भी खारे पानी की झील राजस्थान में नहीं है। तो उत्तरी राजस्थान की खारे पानी की झील लूणकरणसर है, राजस्थान का राजकोट लूणकरणसर है, ठीक है। और लूणकरणसर के दुलमेड़ा गांव में जन्मे थे अपने हिसामुद्दीन जी उस्ता। इतने बढ़िया कलाकार थे कि इनको इस कला के लिए 1986 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था। 1986 में पद्मश्री पुरस्कार इनको दिया गया था। और थोड़े टाइम बाद में अगले ही साल 1987 में ये हमें छोड़ के चले गए थे, इनका देहांत हो गया था। इनके समय देखो, हिसामुद्दीन जी के समय उस्ता कला इतनी ज़्यादा प्रसिद्ध हो गई थी कि अखिल भारतीय लोक कला मंडल ने एक यहाँ पे सेंटर खोला था जिसका नाम था उस्ता केमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है। अभी अपने लिखेंगे उसके बारे में भी। और उसके पहले जो निदेशक हैं, उस्ता केमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर का पहला निदेशक जो है वो बनाया गया था हिसामुद्दीन जी उस्ता को बनाया गया था। अभी आप इतनी बातें आपको समझ में आई होगी, इनका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। वो बाकी बातें अभी करते हैं अपनी थोड़ी देर में। ठीक है, हिसामुद्दीन जी उस्ता से संबंधित हम एक बात यहाँ पे और कर लेंगे। और आपने बढ़िया तरीके से इसको देखा होगा और बारीकी से समझा होगा इस चीज़ को। अभी हम बात करेंगे उस्ता केमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर की। ऐसी कुछ बारीक जो बातें होती हैं उनके ऊपर कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसलिए उन बातों के ऊपर भी अपनी बात करेंगे। तो यहाँ पे हिसामुद्दीन जी की बात कर रहे थे, तो ये जो हिसामुद्दीन जी है मैं यहाँ दोबारा लिखता हूँ, हिसामुद्दीन उस्ता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अखिल भारतीय हस्तशिल्प कला मंडल ने बीकानेर में उस्ता केमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर की शुरुआत की थी तथा प्रथम निदेशक, इस उस्ता केमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर का प्रथम निदेशक हिसामुद्दीन उस्ता को बनाया
गया था। प्रथम निदेशक हिसामुद्दीन जी उस्ता को बनाया गया था। इनके गुजर जाने के बाद में एक कलाकार हुआ जिसका नाम था हनीफ उस्ता। हनीफ उस्ता के बारे में देखो, इसमें 2-3 कलाकारों के नाम आए। प्रथम प्रसिद्ध कलाकार कादर बख्श था। गंगा सिंह कादम का चित्र बनाने वाला इलाही बख्श था। सबसे ज़्यादा फेमस चित्रकार हिसामुद्दीन था। और अगर हमारे से पूछे कि वर्तमान में प्रसिद्ध कलाकार कौन है, तो हमें बताना है हिसामुद्दीन उस्ता। तो ये हनीफ जो है ये वर्तमान प्रसिद्ध कलाकार है। वर्तमान में सबसे फेमस कलाकार उस्ता कला का कौन हो जाएगा? हनीफ उस्ता। ऐसा क्या किया है इसने कि ये वर्तमान में इतना फेमस है? तो देखिए क्या किया इसने अजमेर में जो ख्वाजा साहब की दरगाह पे, ख्वाजा साहब की दरगाह पे स्वर्ण नक्काशी की है। स्वर्ण नक्काशी की है। अब देखो नक्काशी क्या होती है, इसको आप ध्यान से समझ लेना कि कोई भी चीज़ है अपने पास में और उसकी हल्की हल्की खुदाई करके उसके ऊपर अपने डिज़ाइनिंग बना देते हैं। किसी नुकीली चीज़ से खुदाई करके डिज़ाइनिंग बना देते हैं, तो ये जो डिज़ाइनिंग है ये कहलाएगी नक्काशी। आमतौर पे हमने देखा, जैसे मान लो ये डस्टर है, इसके ऊपर भी ये एक तरीके की नक्काशीदार डिज़ाइनिंग है इसके ऊपर। फिर इसके बाद में बोर्ड देखते हैं, कोई भी चीज़, लकड़ी के दरवाजे देखते हैं, उनके ऊपर खुदाई कर करके डिज़ाइनिंग बनी होती है, तो वो लकड़ी की नक्काशी है। बर्तनों की नक्काशी कर सकते हैं अपने, और किसी भी चीज़ की मतलब खुदाई करेंगे और डिज़ाइनिंग बनाएंगे तो उसको अपने कहेंगे नक्काशी। तो ख्वाजा साहब के दरगाह पे स्वर्ण नक्काशी की है, मतलब नक्काशी करके उसके अंदर सोने की डिज़ाइनिंग है वो सेट कर दी इसने। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करेंगे, ये पूरा उस्ता परिवार है। इसके बाद में एक नाम आता है ज्योति स्वरूप शर्मा। ज्योति स्वरूप शर्मा जोधपुर से है भाई। ठीक है, कई बार ऐसे एक आधे बच्चे पूछ लेते हैं प्रश्न ऐसा कि सर ज्योति स्वरूप शर्मा महिला है या पुरुष हैं? ठीक है, तो वैसे तो पेपर में तो ऐसा नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ कि ज्योति महिला का नाम है और इसने अपने नाम के आगे अपने पति का नाम ऐड कर लिया है, तो ये महिला है ज्योति स्वरूप शर्मा। ठीक है, बाकी नाम से अंदाजा लगे ये जरूरी नहीं, क्योंकि महिला जयवर्धनी पुरुष हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ज्योति स्वरूप शर्मा देखो जोधपुर से हैं, ये जोधपुर से हैं। इन्होंने क्या काम किया है? तलवार की ढाल व सुराही पे इन्होंने नक्काशी की है। तलवार की ढाल और सुराही पे इन्होंने स्वर्ण नक्काशी के ढाल क्या होती है? एक हाथ में तलवार और डिफेंस के लिए गोल चक्कर सा एक हाथ में रखते हैं, ऐसे बचाव के लिए, उस चीज़ को अपन क्या बोलेंगे? ढाल बोलेंगे। और सुराही आपने देखी होगी, इस प्रकार से बर्तन बना होता है। ये सुराही है, सुराही के ऊपर इसने स्वर्ण नक्काशी की है, तो ये ज्योति स्वरूप शर्मा है। ठीक है, और ये अपनी उस्ता कला की बेसिक बातें हमने कंप्लीट यहाँ पे कर ली है। ज़्यादातर प्रश्न जो है हिसामुद्दीन जी उस्ता से संबंधित आता है। एक बात इसमें और हो जाएगी कि जब हम चित्रकला वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो ध्यान रखना, बीकानेर चित्र शैली में जितने भी चित्र बने हैं वो लगभग चित्र ज़्यादातर ऊँट की खाल पे बनते थे। इसलिए एक प्रश्न वहाँ पे एक और बढ़िया प्रश्न बनता है कि बीकानेर शैली की प्रमुख देन क्या है? तो बीकानेर शैली की प्रमुख देन उस्ता कला है। ठीक है, क्योंकि उस्ता कला बीकानेर चित्र शैली का ही हिस्सा है, और इसमें जितने भी कलाकार हमारे सामने हैं, जितने भी कलाकार हैं उस्ता कला के हैं, वो कलाकार सारे के सारे बीकानेर चित्र शैली के भी कलाकार हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, अभी उस्ता कला के बारे में हमने बातें कंप्लीट पढ़ ली। उस्ता कला के बाद में अब हम एक नया पॉइंट इसी टॉपिक में हस्तकला का एक नया पॉइंट पढ़ेंगे,
जिसमें हम पढ़ेंगे कि कपड़ों पे चित्रकारी, वस्त्र पर चित्रकारी किस प्रकार से की जाती है, ये बात अपन पढ़ लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो पॉइंट रहेगा अपने वस्त्र पर चित्रकारी, वस्त्र पर चित्रकारी की हम बात कर लेंगे, वस्त्र पर चित्रकारी। और कपड़े पे चित्रकारी में हमारे पास में दो ही चीज़ें हैं विशेष रूप से, एक का नाम है पिछवाइयाँ, दूसरे का नाम फड़ रहेगा, ठीक है। पिछवाइयाँ छोटी सी बात है पिछवाई के बारे में, इसलिए अपने पहले कंप्लीट कर लेंगे इसको। पिछवाइयाँ, ठीक है। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि मंदिर में मूर्ति के पीछे एक कपड़ा लगाया जाता है दीवार पे, और उस पे जो चित्र बने होंगे तो वो कपड़ा, वो चित्र क्या कहलाएंगे, पिछवाइयाँ कहलाएंगे। मतलब ये मूर्ति है, इसके पीछे की जो दीवार है उस पे कपड़ा लगाया जाएगा, और उस पे जो चित्र बने होंगे, मूर्ति के बैकग्राउंड की दीवार पे जो चित्र बनेंगे कपड़े पे, उनको हम पिछवाइयाँ कहेंगे। तो ये जो पिछवाइयाँ हैं ये नाथ द्वारा की फेमस हैं। पिछवाइयाँ प्रसिद्ध है नाथ द्वारा राजसमंद की, ठीक है। अब ये पिछवाई की बात होगी नाथ द्वारा राजसमंद में। एक बात यहाँ पे और देखेंगे कि नाथ द्वारा एक चित्र शैली भी है। तो अगर हमारे से पूछे कि नाथ द्वारा चित्र शैली में मुख्य विशेषता या मुख्य कला क्या है, तो नाथ द्वारा चित्र शैली की मुख्य कला है साथियों पिछवाई कला। पिछवाइयाँ मुख्य कला हो जाएगी इसकी। तो पिछवाइयाँ देखो, मंदिर में मूर्ति के पीछे कपड़े पे बने चित्र कहलाएंगे पिछवाइयाँ। इसके अलावा जब भी नाम आए नाथ द्वारा, तो ये याद रखना कि नाथ द्वारा प्रश्नों से भरा पड़ा है, और परीक्षा में जब भी प्रश्न आता है तो नाथ द्वारा के इर्द गिर्द रहता है, इसको भी आप ध्यान कर लेना। ये जो नाथ द्वारा है, यहाँ पे एक संप्रदाय चलता है, वल्लभ संप्रदाय, और वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ है यहाँ पे। वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ नाथ द्वारा। संप्रदाय क्या होता है डिटेल ज़्यादा अपने संप्रदाय वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन मैं संक्षिप्त में इतना बता दूं कि एक आदमी जो प्रवचन देता है और बुराइयां दूर करने का प्रयास करता है उपदेशों के माध्यम से, वो आदमी होता है संत। और एक ही जैसे पूजा पाठ और ड्रेस और एक ही जैसे विचारों वाले संतों का जो ग्रुप या समूह होता है वो संप्रदाय होता है। जैसे आपने नाम सुना होगा डेरा सच्चा सौदा सुना होगा, और इसके बाद में राधा स्वामी सत्संग व्यास सुना होगा, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, संप्रदाय हैं छोटे छोटे। तो इसी प्रकार से कृष्ण भक्ति का एक संप्रदाय है वल्लभ संप्रदाय, जिसका मेन डेरा प्रधान पीठ कहाँ पे है, नाथ द्वारा राजसमंद में है। अब देखो नाथ द्वारा में कृष्ण भगवान के जो मंदिर बने हैं वो हवेली टाइप के मंदिर है, उनका डिजाइन हवेली टाइप का है। तो यहाँ पे हवेली स्थापत्य के मंदिर बने हैं। अगर पूछ ले कि हवेली स्थापत्य कला के मंदिर कहाँ बने हैं, तो हमें बताना होगा वो नाथ द्वारा में बने हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान को अपने ठाकुर जी बोलते हैं, और ठाकुर जी कहाँ रहेंगे, हवेली में रहेंगे। अब हवेली कहते हैं मंदिर को, तो जो संगीत यहाँ पे होगा उस संगीत को कहेंगे हवेली संगीत। संगीत हो जाएगा यहाँ पे हवेली संगीत हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे एक डांस होता है जिसको कहते हैं डांग नृत्य। डांग नृत्य होली के आसपास में। इसमें क्या होगा कि देवर जो है वो भाभी के रंग लगाने का प्रयास करेगा, और भाभी जो है उसको बड़े एक लठ से लकड़े से पीटती है, तो इसीलिए इस डांस का नाम डांग डांस पड़ा, डांग नृत्य पड़ा। इसके बाद में यहाँ जेवर बनते हैं, तारकशी के जेवर। तारकशी के जेवर चांदी के होते हैं विद्वानों, ये तारकशी के जेवर चांदी के होते हैं, और तारों को एक दूसरे में गूंथ गूंथ के ये डिज़ाइन बनाया जाता है। जैसे आपने हुक्का देखा होगा, और हुक्के की जो पाइप होती है उसके ऊपर तार किस प्रकार से गूंथा हुआ रहता है, उसी प्रकार के जालीदार डिजाइनिंग बना के चांदी के तारों को जालीदार तरीके से गूंथ कर जो आभूषण बनते हैं वो तारकशी के आभूषण या जेवर कहलाते हैं, चांदी के होते हैं, नाथ द्वारा के फेमस हैं। इसके बाद में यहाँ पे रहेंगे पान्ने।
अब ये पन्ना क्या होता है मैं बता देता हूं। कागज पर देवता के चित्र बने हों, कागज पे देवी या देवता के चित्र बने हों तो उनको पान्ने कहेंगे। उदाहरण के लिए लक्ष्मी पूजन के समय जब हम एक छोटा कागज दुकान से लेके आते हैं जिस पे लक्ष्मी जी का चित्र बना हो तो उसको अपने क्या बोलेंगे, पान्ना बोलेंगे। और सबसे जो है कलात्मक जो पान्ना है वो श्री नाथ जी का पान्ना माना जाता है। और नाथ जी का पान्ना जो है वो कहाँ का है, नाथ द्वारा का फेमस है। सबसे कलात्मक पान्ना नाथ जी का है और इसमें ज़्यादातर जो है पान्ने में कृष्ण जी के श्रृंगार से संबंधित चीज़ें हैं, सारी की सारी सुंदरता से संबंधित हैं। तो पान्ने हो गया, पिछवाइयाँ हो गया। यहाँ पे एक महोत्सव है जिसको कहते हैं अन्नकूट महोत्सव। अन्नकूट महोत्सव, तो अन्नकूट महोत्सव देखो दीपावली के दूसरे दिन जब हम गोवर्धन पूजा करते हैं तो गोवर्धन पूजा वाले दिन नाथ द्वारा में महोत्सव मनाया जाता है। उस महोत्सव को हम नाम देंगे अन्नकूट महोत्सव। और इस महोत्सव में भीलों द्वारा चावल लूटने की परंपरा है, ध्यान रखना। तो ये अपना हो जाएगा अन्नकूट महोत्सव हो जाएगा। तारकशी के जेवर है। इसके बाद में देखो यहाँ पे केले के पत्तों की सांझी भी फेमस है। केले के पत्तों की सांझी, ध्यान रखना सांझी का अर्थ यहाँ पे हो जाएगा डेकोरेशन अर्थात सजावट। आपने साउथ की फिल्में देखी होगी, उसमें देखते हैं मंदिर या विवाह का कोई मंडप है तो उसकी जो डिजाइनिंग है, उसकी डेकोरेशन जो है वो केले के पत्तों से की जाती है। उसी प्रकार से केले के पत्तों से नाथ द्वारा में मंदिर में जो सजावट की जाती है उसको कहते हैं केले के पत्तों की सांझी। ध्यान रखना केले के पत्तों की सांझी कहाँ की, सांझी मतलब सजावट कहाँ की, नाथ द्वारा की। और एक चीज और ध्यान में रखना, उदयपुर में एक मंदिर है जो मैं यहां लिख देता हूं, मच्छंदर नाथ मंदिर उदयपुर में है। ठीक है, ये जो मंदिर है इस मंदिर को सांझा मंदिर भी कहते हैं, सांझा मंदिर। तो सांझा मंदिर किसको कहते हैं, मत्स्येंद्रनाथ या मच्छंदरनाथ मंदिर को कहते हैं जो उदयपुर में बना है। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो मंदिर है ये अपनी सांझियों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध माना जाता है, इसलिए इस मंदिर का नाम सांझा मंदिर या मत्स्येंद्रनाथ मंदिर पड़ा है। तो ये मुख्य बातें यहाँ पे हमारे पास हो गई है। नाथ द्वारा से रिलेटेड जितनी बातें हैं वो लगभग हो गई हमने कर ली यहाँ पे। तो पिछवाइयाँ अपनी विद्वानों यहाँ पे कंप्लीट है। पिछवाइयों के बाद में हम 2 नंबर पे बात करेंगे जिस कला की, उस कला का नाम हो जाएगा फड़ चित्रण। फड़ चित्रण बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हमारा यहाँ पे रहेगा और जिससे काफ़ी सारे प्रश्न है वो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो हम फड़ की बात करेंगे, ठीक है। और एक बार ये आप स्क्रीनशॉट इसका ले लेना ताकि बोर्ड अपने को कंप्लीट पूरा चाहिए फड़ समझने के लिए। ठीक है, मिटा दें इसको। तो ये बात हमारी हो गई, पिछवाई से संबंधित बातें हो गई। पिछवाई के बाद में पॉइंट हमारा यही रहेगा वस्त्र पर चित्रकारी। और वस्त्र पे चित्रकारी में 2 नंबर पे हम बात पढ़ेंगे फड़ चित्रण की। फड़ चित्रण की हम बात पढ़ेंगे, ध्यान रखना फड़ चित्रण। और सबसे पहले हम समझेंगे कि फड़ क्या होती है। ध्यान रखना आप एक इस प्रकार से 30 × 5 फीट, 30 फीट लंबाई और 5 फीट चौड़ाई वाला एक कपड़ा होता है, कैनवास का बना होता है। ठीक है, व्हाइट कलर का कैनवास का कपड़ा होता है और उसके ऊपर देवी देवताओं की जीवन गाथा के चित्र बनाते हैं। जैसे मान लो ये इस प्रकार से एक चित्र बना है, फिर एक देवता का इस प्रकार का चित्र बना है, यहाँ पे इस प्रकार से बना है। इसके बाद में उस देवता के पास में जो वाहन था, जो घोड़ी थी या जो ऊंट था, उस ऊंट का चित्र इस प्रकार से बना हुआ है। तो देखो
ये जो कपड़ा है जिस पे उस देवता के जीवन गाथा का चित्रण हुआ है, ये कपड़ा कहलाया है फड़। जागरण में और फड़ वाचन में केवल इतना सा अंतर है कि जागरण में केवल हमें भजन सुनाई देते हैं, लेकिन फड़ वाचन में क्या होगा, भजन भी सुनाई देंगे, जो कलाकार है वो भजन भी गाएंगे, और एक साइड में ये जो कपड़ा है दो पोल के ऊपर इस प्रकार से गाड़ दिया जाएगा, ताकि लोग जो है वो साथ साथ में उस देवता से संबंधित जितनी भी चीजें हैं उनके चित्र भी देख सके। तो ये जो कपड़ा है जिसपे देवताओं की जीवन गाथा का चित्रण हो, ये कपड़ा फड़ कहलाएगा। अब इसका वाचन किस प्रकार से रहेगा वो बात भी हम यहाँ पे करेंगे। देखो, जो आदमी उस देवता के, उदाहरण के लिए एक देवता है जैसे मान लो पापू जी, और पापू जी की फड़ का प्रोग्राम है ये, तो यहाँ पे पापू जी की भजन गाने वाला जो भोपा होता है वो बैठता है यहाँ पे पर्दे के इस फड़ के उधर वाली साइड, और जो लोग फड़ सुनने आए हैं वो लोग बैठेंगे यहाँ पे, इस प्रकार से बैठेंगे। अब देखो, ये जो भोपा है इसके साथ में इसकी भोपी भी आई है, ये जो भोपा है इसके साथ में इसकी भोपी भी आई है, और इस भोपी का जो यहाँ पे कार्य रहेगा वो ध्यान कर लेना, ये एक हाथ में दीपक रखेगी, एक हाथ में दीपक रखेगी और एक हाथ में ये एक लकड़ी का डंडा रखेगी, ताकि भोपा मान लो पापू जी के बाल रूप का वर्णन कर रहा है, तो ये क्या करेगी, उस बाल रूप के चित्र के पास में अपना दीपक ऐसे लेके जाएगी, ताकि रात में जब ये फड़ का प्रोग्राम हो रहा है तो उस समय ये जो चित्र है ये सभी जितने भी भक्तगण आए हैं उनको ये चित्र दिखाई दे। साथ में इसको लकड़ी से ऐसे अंडरलाइन करते रहेगी ये, ताकि आपका ध्यान इस पे रहे, और भोपा इसी के बारे में बात करेगा, और हैंड टू हैंड, हाथों हाथ आप इसका चित्र भी देखते रहोगे। ठीक है, तो ये पूरा प्रोग्राम क्या कहलाएगा, फड़ वाचन कहलाएगा। फड़ की जरूरत ज़्यादा तो उस समय पड़ती थी, ठीक है, जब प्रोजेक्टर वगैरह नहीं हुआ करते थे। आज जैसे हम टीचर पढ़ाता है प्रोजेक्टर पे उसके डायग्राम हम देखते हैं किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित, तो प्राचीन काल में ऐसा नहीं था, इसीलिए चित्र दिखाने के लिए साइड में फड़ लगाई जाती थी। ठीक है, तो ये तो बात है फड़ वाचन की बात है, भी फड़ वाचन किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, अब देखो फड़ चित्रण, पहली बात तो फड़ की परिभाषा यहाँ पे लेके लेंगे। फड़ चित्रण पढ़ेंगे। फड़ चित्रण जो है इसमें सबसे पहले हम फड़ की बात कर लेंगे कि फड़ क्या होती है। देखो, कपड़े पर देवताओं की जीवन गाथा का चित्रण। कपड़े पर देवताओं की जीवन गाथा का चित्रण क्या कहलाएगा, फड़ कहलाएगा या फड़ चित्रण कहलाएगा। ठीक है, ये तो होगी फड़ चित्रण की बातें। अब देखो, हम इससे संबंधित बेसिक बातें करेंगे फड़ से संबंधित, कि फड़ बनती कहाँ है। फड़ का जो निर्माण है, फड़ का निर्माण होता है शाहपुरा में, और ये शाहपुरा हमारा भीलवाड़ा में पड़ता है। शाहपुरा भीलवाड़ा में जोशी गोत्र के जो लोग हैं, ब्राह्मण जो लोग हैं, वो फड़ चित्रण का काम करते हैं। अब देखो, यहाँ पे हम बात करेंगे कि निर्माण इसका हो गया। अब इसके बाद में करेंगे हम बात कि सर्वप्रथम किसने बनाई थी फड़। फड़ का सबसे पहले निर्माण किया था भीलवाड़ा शाहपुरा के थे पांचाजी जोशी। सबसे पहले पैसे पांचाजी जोशी ने पहली फड़ बनाई थी, ध्यान रखोगे आप। इसके बाद में फड़ पे चित्र बनाने वाला आदमी कहलाएगा चितेरा कहलाएगा, और फड़ पे चित्र बनाने वाली जो कलाकार, महिला कलाकार है, उसको कहेंगे चितेरी। तो यहाँ पे ध्यान रखना, प्रसिद्ध फड़ चितेरा कौन हुआ, फड़ चितेरा। प्रसिद्ध फड़ चितेरा यहाँ पे रहा श्री लाल जी जोशी प्रसिद्ध फड़ चितेरे थे। इसके बाद में पूछे कि प्रसिद्ध फड़ चितेरी कौन थी, तो प्रसिद्ध फड़ चितेरी थी पार्वती
जोशी, वाइफ ऑफ स्वर्गीय कन्हैयालाल जोशी, कन्हैयालाल जोशी, कन्हैयालाल जोशी। यहाँ पे मैंने लिखा है कि पार्वती जोशी, तो इसके पति का नाम भी मैंने लिख दिया। जरूरी नहीं है कि हम ये सोचें कि सर इसका तो पति का नाम लिखा है तो इनकी पत्नियां भी बता दो होगी। पत्नियां तो थी इनकी, लेकिन इस कला में इनका कोई योगदान नहीं रहा है। कन्हैयालाल जी जोशी हमने क्यों यहाँ पे शो किया है, क्योंकि पार्वती जोशी भी फड़ चित्र करने वाली कलाकार थी और उनके पति कन्हैयालाल जी जोशी भी एक प्रसिद्ध कलाकार थे फड़ चित्रण के। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करेंगे अन्य फड़ चितेरी महिला। अन्य फड़ चितेरी महिला, अन्य फड़ चितेरी महिला का नाम है गोतली देवी। गोतली देवी रहेगी अन्य फड़ चितेरी महिला। तो ये फड़ चित्रण से संबंधित मुख्य कलाकार अपने पास में है। अब देखो हम बात करेंगे कि ये चीजें भी पूछी जाती है परीक्षा में कि कौन कौन से रंगों का प्रयोग फड़ चित्रण में होता है। याद रखना, लाल और हरा रंग जो है वो विशेष रूप से काम में लिया जाता है। दो कलाएं ऐसी है, एक तो जैसे मीनाकारी पढ़ेंगे हम जयपुर की वो, और एक ये फड़ चित्रण। इन दोनों में लाल और हरे रंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में एक चीज और ध्यान में रखना कि अगर फड़ पुरानी हो जाए, कट जाए, फट जाए या जीर्ण शीर्ण हालात में हो, तब जैसे मूर्तियां अपने पानी में प्रवाहित करते हैं उसी प्रकार से फड़ को पुष्कर झील में प्रवाहित किया जाता है। तो उसको कहते हैं फड़ ठंडी करना। फड़ ठंडी करना। फड़ ठंडी करना का अर्थ हो जाएगा पुरानी फड़ को, पुरानी फड़ को पुष्कर, पुष्कर झील में, पुरानी फड़ को पुष्कर झील में प्रवाहित कर देना, प्रवाहित कर देना। क्या कहलाएगा? फड़ ठंडी करना। देखो कल्चर में कुछ इस प्रकार की गतिविधियां हैं जिनके इस प्रकार से नाम आते हैं। जैसे फड़ को प्रवाहित करेंगे तो उसको फड़ ठंडी करना कहेंगे हम। और एक कत्रिया सर बीकानेर में एक डांस होता है जिसका नाम है अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य में क्या होते हैं, जसनाथी लोग आग पे नाचते हैं और आग पे नाचते हैं और उसमें आग में वो पैर मारते हैं, जोर जोर से जंप करके पैर मारते हैं। उस क्रिया को कहेंगे मतीरा फोड़ना। ठीक है, तो आग में नाचने को मतीरा फोड़ना कहा जाता है। और यहाँ फड़ को पुष्कर झील में प्रवाहित करने को कहा जाता है फड़ ठंडी करना। ठीक है, तो ये फड़ हमने ठंडी कर दी है। यहां तक की बातों का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में इस पॉइंट को अपने आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, फड़ ठंडी कर दी हमने, ठंडी होगी फड़। अब इसके बारे में कुछ और बेसिक बातें हम पढ़ेंगे फड़ के बारे में। विभिन्न जो देवी देवता है उनकी फड़ है वो भी हम पढ़ेंगे कि कौन सी फड़ में, एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी फड़ में कौन सा वाद्य यंत्र बजाएंगे। और उनका जो फड़ वाचन करने वाला भोपा जो है वो किस कास्ट का होता है। देखो भोपे भी अलग अलग टाइप के होते हैं, कई कास्ट अलग अलग कास्ट के भोपे होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। एक टेबल बना के उनको बढ़िया तरीके से कंपैरिजन में हम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे फड़ के बारे में थोड़ी सी बेसिक बातें मैं आपको और बता देता हूँ। देखो ध्यान रखना, एक टाइम होता है अपने पूरे साल में चतुर्मास या चौमासा। इसमें क्या होता है, फड़ का वाचन नहीं होता, फड़ का वाचन नहीं होता। फड़ का वाचन कब नहीं होता? चतुर्मास या चौमासे में फड़ का वाचन नहीं होता। अब ये चौमासा क्या चीज है? अभी चौमासा 4 महीनों का एक टाइम पीरियड है जिसमें देवता सोए रहते हैं। ध्यान रखना, मैं एक टेबल के माध्यम से आपको बताऊंगा। आषाढ़ एक महीना होता है, भाद्रपद और एक होता है कार्तिक। 3 महीने हैं। आषाढ़ में आती है देवशयनी 11 मतलब एकादशी। भादवे में आती है देव झूलनी एकादशी, या इसको जल झूलनी 11 या एकादशी भी कहते हैं। ठीक है, कार्तिक में आती है देव ऊठनी 11, देव ऊठनी
ग्यारस भी कहते हैं इसको, देवउठनी ग्यारस कहते हैं। देखो 3 ग्यारस हैं। पहली बात तो इनकी तिथि की बात करें तो ग्यारस है, देवताओं से रिलेटेड है तो ये ग्यारस रहेगी, शुक्ल ग्यारस रहेगी, तीनों ही ग्यारस शुक्ल रहेगी। अब आप इसको बहुत ही आसान तरीके से याद कर लेना। आषाढ़ में सोए, भादवे में झुल्ले और कार्तिक में उठे। हिंदी में बात करें तो आषाढ़ में सोए और भादवे में झुल्ले और कार्तिक में उठे। तो 4 महीने क्या करते हैं, देवता नींद लेते हैं और इस 4 महीने के टाइम पीरियड में कोई भी मांगलिक या शुभ कार्य जो है वो नहीं किया जाता, क्योंकि देवता सोए रहते हैं तो उनको किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। और कार्तिक में जो देवउठनी ग्यारस आते हैं उसके बाद में शादियों का प्रोग्राम शुरू होता है। सबसे ज़्यादा शादियां जो है कार्तिक महीने में देवउठनी ग्यारस के दिन हो जाती है, क्योंकि 3-4 महीनों का जितनी भी फाइलें, जितनी भी पेंडिंग है, जितनी भी वो सारे के सारे देवउठनी ग्यारस के दिन निपटा दिए जाते हैं, सारे के सारे विवाह हो जाते हैं इस दिन। तो इसको एक टेबल के माध्यम से आप इस प्रकार से ध्यान रखना। ये अपना चौमासा है, ये 4 महीनों का टाइम पीरियड आता है, इसमें चौमासा आता है, ठीक है। तो चौमासे में फड़ का वाचन नहीं होता। अब फड़ के हम टाइप पढ़ेंगे, फड़ के हम पढ़ेंगे यहाँ पे प्रकार। देखो फड़ 3 प्रकार की होती है मुख्य रूप से, मुख्य रूप से 3 प्रकार हो जाएंगे फड़ के। एक तो देवी देवता की फड़, देवी देवता की फड़। एक हो जाएगी यहाँ पे ऐतिहासिक फड़, ऐतिहासिक फड़। और एक यहाँ पे हो जाएगी लोकनायकों की फड़। लोकनायक मतलब सुपरस्टार, लोकनायक की फड़। 3 टाइप की फड़ होगी। वैसे तो होनी तो ये देवी देवताओं की फड़ चाहिए, लेकिन जिस समय के अनुसार थोड़ा थोड़ा इनमें बदलाव आ गया। देवी देवताओं की फड़ में जैसे मान लो उदाहरण के लिए हम लिख देते हैं रामदेव जी या पाबू जी की फड़ या देवनारायण जी की फड़, ठीक है। ऐतिहासिक फड़ में क्या होगा कि ऐतिहासिक फड़ वो फड़ होगी जिसके ऊपर चित्र किसी भी ऐतिहासिक घटना के बने हो। इनमें सबसे ज्यादा फेमस है हाड़ी रानी की फड़। हाड़ी रानी की फड़ सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक फड़ मानी जाती है। और हाड़ी रानी कौन थी? हाड़ी रानी जिसका नाम था सहल कंवर और रतन सिंह चुड़ावत की पत्नी थी। उनको देसूरी के युद्ध में जाना था, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के साथ लड़ाई थी चारमुती को लेकर। चारमुती को लेकर राज सिंह और औरंगजेब के बीच में युद्ध होना था, देसूरी का युद्ध 1664 में। और उस समय राज सिंह ने अपने इस सेना नायक रतन सिंह से कहा कि तुम्हें युद्ध में जाना पड़ेगा। और इनका नया विवाह हुआ था। तब बार बार अपने पत्नी की यादों में खोए रहने के कारण युद्ध में जाने का मन नहीं कर रहा था इनका। तब इनकी पत्नी सहल कंवर जो हाड़ौती की थी, उसने सोचा कि यदि ये मेरे बारे में सोचते रहेंगे तो युद्ध में निश्चित रूप से इनकी पराजय होगी। तो जैसे ही रतन सिंह ने निशानी मांगी तो सहल कंवर ने अपना सिर काटकर उनको निशानी स्वरूप दे दिया। और ये जो पूरी कथा है हमें मिलती है मेघराज मुकुल का एक ग्रंथ है जिसका नाम है सेनानी। सेनानी नाम का ग्रंथ है मेघराज मुकुल का, उसमें ये हाड़ी रानी की स्टोरी मिलती है। तो ये हाड़ी रानी की फड़ किस पे आधारित है? ये मेघराज मुकुल की रचना सेनानी, मेघराज मुकुल की रचना सेनानी पर आधारित है। मेघराज मुकुल की रचना सेनानी जो है उस पे आधारित है। किताब है सेनानी, मेघराज मुकुल ने लिखी है। उसमें कहा गया था कि चुड़ावत मांगी सेनानी, सिर काट दे दियो छत्राणी। और सहल कंवर के नाम से, सहल कंवर हाड़ौती की थी इसलिए हाड़ी रानी भी कहते हैं उसको। और सहल कंवर के नाम से ही राजस्थान पुलिस में एक बटालियन बनाई गई है, महिला बटालियन है वो, जिसका नाम है हाड़ी रानी बटालियन। हमारे से कोई पूछे कि ऐतिहासिक फड़ का एक एग्जाम्पल दो तो हमें बताना हाड़ी रानी की फड़। पूछे कि हाड़ी रानी की फड़ किस ग्रंथ पे आधारित है तो हमें बताना है हाड़ी रानी की फड़ मेघराज मुकुल के ग्रंथ सेनानी पर आधारित है, ठीक है। लोकनायकों की फड़ में सचिन तेंदुलकर के ऊपर भी फड़ बन चुकी है और अमिताभ बच्चन के ऊपर भी फड़ बन चुकी है। तो हम यहाँ पे अमिताभ बच्चन की फड़ के बारे में बात कर लेंगे।
अमिताभ बच्चन की फड़। ये पहली बात तो महत्वपूर्ण बात है, अमिताभ बच्चन की जो फड़ है ये अमेरिका में बांधी गई थी, अमेरिका में बांधी गई थी, ठीक है। और भोपा पूछे तो रामलाल, अमेरिका में रामलाल व भोपी थी पतासी, रामलाल व पतासी द्वारा, ये भोपा भोपी थे द्वारा इस फड़ का वाचन किया गया था। तो ये तो 3 टाइप हो गए फड़ के बारे में अलग अलग 3 टाइप हो गए। अब तो अभी फिलहाल इसमें अपना इतनी ही बातें पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 3 में हम विभिन्न देवी देवताओं की फड़ के बारे में और डिटेल पढ़ेंगे, उनके वाद्य यंत्र और उनके भोपे और उनकी खास बातें, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी इस वीडियो में धन्यवाद।